अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, माय नेम इज़ मोहम्मद इलियास। आज हम बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 एफएससी की। पार्ट 2 एफएससी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 हमारे पास क्या है? होम्योस्टेसिस। आज हम होम्योस्टेसिस पे बात करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। होम्योस्टेसिस होम्योस्टेसिस को आज हम कायनात के एक निज़ाम के साथ लेके चलते हैं कि अगर हम देखें कि कायनात के अंदर हर चीज़ अपनी अपनी एक पोजीशन पे काम कर रही है, हर चीज़ की एक फिगर एंड कंडीशन है, वो उसी के अंदर रहते हुए काम करती है। जब कोई चीज़ उसी दायराकार के अंदर काम करेगी तो वो अपने फंक्शन को, अपने काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगी। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा निज़ाम रखा है जिसकी एक लिमिट बरकरार कर दी गई है। अगर वो बॉडी उस लिमिट के अंदर रह के काम करेगी तो वो उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगी। बाकी हमारे जिस्म के अंदर फ्लक्चुएशन भी पाई जाती है, वो उसके एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेट करती है। अगर हमारा बॉडी उस नॉर्मल लिमिट के अंदर रह के काम करेगा तो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। अगर उस लिमिट से इंक्रीज़ कर जाएगा, लिमिट को क्रॉस कर जाएगा तो उसके अंदर किसी न किसी चीज़ की ख़राबी पैदा कर देगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसी के साथ ही अगर वो उस नॉर्मल पोजीशन से नीचे चला जाता है तो वो तब भी उसके अंदर किसी न किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अब हमारा बॉडी जो है वो इतना आइडियल तो नहीं है कि जहाँ पे एक मिकदार को सेट कर दिया गया है वो उसके अंदर किसी किस्म की फ्लक्चुएशन नहीं आएगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। उनकी मिकदार के अंदर चेंजिंग आती रहती है, लेकिन अल्लाह ताला ने उन चेंजिंग के लिए हमारे जिस्म के अंदर जो निज़ाम पैदा कर दिया है वो है होम्योस्टेसिस, जो उसको उस नॉर्मल पोजीशन पे रखता है। अब हम देखते हैं कि होम्योस्टेसिस होता क्या है। एक्चुअली होम्योस्टेसिस जो है कम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास है होम्यो का, और सेकंड वर्ड क्या है? स्टेसिस। होम्योस्टेसिस, होम्यो का मीनिंग क्या है? सेम, या ये वर्ड हम कहते हैं कि होम से लिया गया है। होम्यो का क्या मतलब हुआ हमारे पास? सेम या होम से लिया गया इसको। और हमारे पास स्टेसिस का मीनिंग क्या होगा? वो होगा स्टैटिक। स्टैटिक या स्टेबल कंडीशन भी कह सकते हैं। इन टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इन टू वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो वर्ड बनता है वो हमारे पास क्या बनता है? होम्योस्टेसिस बनता है, जिसको हमने 10th क्लास की बायोलॉजी के अंदर भी डिस्कस किया है। लेकिन आज फिर हमारा पार्ट 2 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है वो इसी से स्टार्ट है। हम आज बायोलॉजी की शुरुआत करते हैं होम्योस्टेसिस से। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्मफुल फ्लक्चुएशंस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्या होती है? इट इज़ द मेंटेनेंस, it is the maintenance of internal environment from the harmful fluctuation
fluctuation of external environment. हम अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। जिस तरीके से एक्सटर्नली तौर पे इन्वायरमेंट के अंदर फ्लक्चुएशन होगी, चेंजिंग आएगी, उसी लिहाज से हमारे बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमने यहाँ पे बात की है फ्लक्चुएशन की, हार्मफुल फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन कहते हैं चेंजेस को। फ्लक्चुएशन का मीनिंग क्या होगा, चेंजेस। हार्मफुल, नुकसानदेह, जो हमारे जिस्म को, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करें, जो हमारे बॉडी के फंक्शंस को डिस्टर्ब करें। हम सादा अल्फाज में होम्योस्टेसिस को कुछ इस तरीके से बयान करेंगे कि हम अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं, किस लिहाज से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से। जिस तरीके से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजिंग आएंगी, उसी के अकॉर्डिंगली हमारे बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हम मेंटेन रखते हैं इसको एक नैरो रेंजेस के अंदर, एक ख़ास, हम इसको मेंटेन रखते हैं नैरो रेंजेस में, एक स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर, एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर हम इस चीज़ को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। अगर हम इस चीज़ को देखें, हमारे बॉडी का सेल, हम बॉडी के सेल को देखते हैं कि हमारे बॉडी का एक सेल है, उस सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। हर ऑर्गन का अपना अपना फंक्शन है, वो काम कर रहा होता है, लेकिन उनके काम करने की एक लिमिट है, एक रेंज है जिसके तहत वो काम करता है। जब इसके अंदर एक्सटर्नली लेवल के अंदर किसी किस्म की फ्लक्चुएशन होगी, एक्सटर्नल कंडीशन में या एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल कंडीशन में जब किसी किस्म की फ्लक्चुएशन होगी तो हमारे बॉडी के इंटरनल सिस्टम के अंदर क्या आ जाएगी, चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों चेंजिंग आना स्टार्ट होगी, इसके अंदर अगर बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर हमारा एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37.6 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल कंडीशंस पे। अगर इसके अंदर फ्लक्चुएशन आना स्टार्ट हो जाती है तो उस सूरत में क्या होता है, अगर एक्सटर्नली किसी किस्म की फ्लक्चुएशन आती है तो इंटरनली भी उसके ऊपर क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो होम्योस्टेसिस क्या करता है, उसको वापस अपनी उसी नॉर्मल कंडीशन के अंदर लेके आता है ताकि उसके अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ना हो सके, वो बॉडी मेंटेन रहे अपनी स्टेबल कंडीशन में। जब एक्सटर्नली इन्वायरमेंट के अंदर चेंजिंग आती है, फ्लक्चुएशन आती है, तो बॉडी की इंटरनली भी क्या होता है, उसमें चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। तो बॉडी क्या काम करता है, उसको एक मैकेनिज्म के तहत, एक मैकेनिज्म के ज़रिए से उसको कंट्रोल करता है। वो मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं होम्योस्टेसिस का। ये था हमारे पास होम्योस्टेसिस, जिसको हमने अभी देखा है। इसके बाद कंपोनेंट पे आते हैं। होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट कौन से हैं, हम उस चीज़ को देखते हैं। होम्योस्टेसिस के बाद हम कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस को देखते हैं। Components. There are three components. There are three components of homeostasis. The first component is temperature. The first component is temperature, and the second component is waste material. Waste material, and the third one and last component is
वाटर एंड साल्ट्स। ये तीन कंपोनेंट हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमारा बॉडी क्या करता है, होमोस्टेसिस कर रहा होता है। अगर होमोस्टेसिस के ये तीन कंपोनेंट हैं तो उस वक्त सेल क्या करेगा, क्या वो सेल अपने आप को मॉडिफाई कर पाएगा? हम इस चीज़ को देखते हैं। अगर ये तीनों कंपोनेंट्स मेंटेन हैं तो सेल प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो सेल में किसी किस्म की फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। अगर इन तीनों में से एक भी कंपोनेंट डिसफंक्शन है तो सेल प्रॉपरली अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो सेल भी डिसफंक्शन हो जाएगा। अब हम इनको देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम आते हैं टेम्परेचर पे। अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो मैकेनिज्म एक्ट करता है डैट इज़ नॉन एज थर्मो रेगुलेशन। उसको हम क्या नाम देते हैं? थर्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं, थर्मो रेगुलेशन। अब देखते हैं कि थर्मो रेगुलेशन क्या होता है। बाय नेम ही इंडिकेट करता है। थर्म मीन क्या होता है? हीट। रेगुलेशन मीन मेंटेन, हीट को मेंटेन करना, टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, रेगुलेट द हीट विद इन द बॉडी। रेगुलेट द हीट विद इन द बॉडी। नाउन एज थर्मोरेगुलेशन। अगर हम टेम्परेचर को देखें कि इसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर ये कैसे परफॉर्म करता है, कैसे इंडिकेट करता है, कैसे इसके अंदर फ्लक्चुएशन आती हैं। अब तब्दीली आती है मौसम के लिहाज से। मौसम के अंदर जब तब्दीली आती है तो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट भी उसी हिसाब से फ्लक्चुएट करता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल है वो 37.6 सेल्सियस है। जब हमारा बॉडी एक नॉर्मल रेंज के अंदर परफॉर्म कर रहा होता है, अपना फंक्शन प्ले कर रहा होता है, तो वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर प्ले करता है। अगर चेंजिंग की वजह से टेम्परेचर के अंदर चेंजिंग आ जाती है, फ्लक्चुएशन आ जाती है, तो वो क्या करता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो उसको वापस नॉर्मल पोजीशन पे लाने के लिए होम्योस्टेसिस क्या होता है, एक्टिव होता है, उसको नॉर्मल कंडीशन पे लेके आ जाता है, उसी कंडीशन पे 37.6 डिग्री सेल्सियस पे। अगर उसके अंदर डिक्रीजिंग हो जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उस कम टेम्परेचर को भी वापस उसी नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए क्या किया जाता है, होम्योस्टेसिस एक्टिव होता है। वो एक्टिव हो के क्या काम करता है, उसको नॉर्मल कंडीशन के अंदर वापस लेके आता है, तो हमारा बॉडी बिल्कुल प्रॉपरली परफॉर्म कर पाता है अपने तमाम फंक्शंस को। अगर टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन के अंदर मौजूद नहीं है तो वो बॉडी किसी सूरत में भी अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो डिसफंक्शन हो जाएगा। तो उस वक्त कोई ना कोई किसी किस्म की कोई बीमारी क्रिएट कर देगा। अब हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, वेस्ट मटेरियल पे। अब जब हम वेस्ट मटेरियल पे बात करते हैं तो वेस्ट मटेरियल देखें कि किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर से एक्सक्रिएट करता है, हमारे बॉडी से कैसे उसको खारिज किया जाता है। अगर वो हमारे बॉडी के अंदर रह जाता है तो उस सूरत में क्या नुकसानात उठाना पड़ते हैं। अगर वेस्ट मटेरियल पे बात करें तो हम जो भी फूड खुराक अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं, जब हम अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं तो बॉडी क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। डाइजेशन के अमल के बाद जो फूड डाइजेस्ट हो जाती है उसको आगे ऑब्जर्व कर लिया जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको वो किस फॉर्म में हमारे पास आता है, वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में हमारे पास आता है। क्या नाम है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल।
देखें कि वेस्ट मटेरियल जो भी हमारी फूड थी, जो उसके अंदर से डाइजेस्टेड मटेरियल था, वो हमारे जिस्म के अंदर क्या हुआ है, सेल ने ऑब्जर्व कर लिया है। जब ऑब्जर्व हो गया है तो उसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में सामने आ जाता है। जब वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट फॉर्म बन जाती है तो उस वक़्त उसको जिस्म से एक्सक्रिएट किया जाता है। इस पूरे मैकेनिज्म को कहते हैं एक्सक्रिएशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज नॉन एज एक्सक्रिएशन। बात क्लियर हुई। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या हुई, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज नाउन एज एक्सक्रिएशन। ये था हमारे पास एक्सक्रिएशन। इसके बाद हमारे पास लास्ट कंपोनेंट क्या है, वाटर एंड साल्ट्स। हम इस चीज़ को देखते हैं। वाटर और साल्ट के लिए जो मैकेनिज्म एक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं इसको। ओस्मो से मुराद भी क्या है, ओस्मोस का मतलब ये है, ओस्मो मीन वाटर और फ्लूइड भी कह सकते हैं इसको, एंड साल्ट। रेगुलेशन मीन मेंटेन। तो इसको हम डिफाइन इस तरीके से भी कर सकते हैं, द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स विद इन द बॉडी इज नाउन एज ओस्मो रेगुलेशन। ये उसकी डेफिनेशन होगी। द मेंटेनेंस ऑफ water and salts within the body is known as osmoregulation। अगर एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ होमोस्टेसिस, तो आपने ये 3 कंपोनेंट्स है इनका उसके अंदर क्या करना है, जिक्र करना है। अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ होमोस्टेसिस, तो उसके अंदर फर्स्ट मैकेनिज्म आपके पास क्या था, थर्मोरेगुलेशन। सेकंड मैकेनिज्म आपने जो स्टडी किया वो क्या है, एक्सक्रिएशन। एंड द थर्ड एंड लास्ट मैकेनिज्म आपने जो स्टडी किया वो है ओस्मो रेगुलेशन। ये तीनों आपके पास मैकेनिज्म है। तो अगर आपको एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन किया जाता है तो आपने उसका आंसर क्या देना है, मैकेनिज्म से रिलेट करना है। तो आपने कंपोनेंट्स के अंदर जब आपसे कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन किया जाएगा तो आपने कंपोनेंट्स से रिलेटेड आंसर करना है। उसके अंदर आपने ये 3 कंपोनेंट्स ही आंसर करने हैं। ये था आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होमोस्टेसिस। उसको हमने होमोस्टेसिस को बाय डेफिनेशन देखा है, उसके अलावा होमोस्टेसिस के कंपोनेंट्स को स्टडी किया है। 3 कंपोनेंट्स हैं, हमने उनको स्टडी किया है। इसको गो थ्रू कीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।